हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है बीज सीड। इसमें हम इसकी परिभाषा, बीज के प्रकार और बीज उत्पादन कैसे किया जाता है और एक उत्तम बीज उत्पादन कैसे किया जाता है। एक होता है वैज्ञानिक तरीके से बीज उत्पादन करना और एक होता है उत्तम तरीके से बीज का उत्पादन करना। और अगला जो टॉपिक है वो है सुषुप्तावस्था, डोरमेंसी। बीज की सुषुप्तावस्था कैसी होती है, इसको दूर कैसे किया जाता है, ये सभी आज इस क्लास के आपके टॉपिक हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं। फसल उत्पादन बीज का सर्वोपरि स्थान है। फसल उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त बीजों के प्रयोग पर निर्भर करती है। यानी कि जब फसल उत्पादन करना है तो बीज के बिना फसल उत्पादन संभव नहीं है, इसलिए बीज का सर्वोपरि स्थान है। ठीक है, फसल उत्पादन की सफलता मुख्य रूप से गुणवत्तायुक्त बीज, यानी कि एक ऐसा सीड होगा जो गुणवत्तायुक्त होगा, जिसमें सभी गुण प्रेजेंट होंगे, उपस्थित होंगे, तो हमारा जो फसल उत्पादन होगा वो अच्छा होगा और सफल रूप से हो पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कृषि उत्पादन में अन्य आदानों जैसे सिंचाई, खाद, शाकनाशी, कवकनाशी, कीटनाशी इत्यादि की सफलता भी बीज की गुणवत्ता एवं ओज क्षमता पर आधारित होती है। यानी कि जब हम कृषि उत्पादन करते हैं तो इसमें सिंचाई से लेकर खाद आ गया, शाकनाशी आ गए, कवकनाशी आ गए, कीटनाशी आ गए, यदि इनका छिड़काव भी कर रहे हैं तो उसमें भी बीज की गुणवत्ता और बीज की जो ओज होती है, ओज क्षमता जो होती है, उस पर आधारित होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अभी देश के किसानों को 12% उन्नत बीज ही उपलब्ध हो रहा है, इसलिए गुणवत्तायुक्त बीजों के उत्पादन एवं वितरण को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये एक सामान्य जानकारी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बीज की परिभाषा। बीज की परिभाषा है दाना, फल, पत्ती, जड़ अथवा तने का वह भाग जो अपने समान रूप के स्वस्थ पौधे को जन्म देता है, बीज कहलाता है। यानी कि दाना हो गया, फल हो गए, पत्ती होगी, दाना हो गया, फल हो गया, पत्ती हो गई, जड़ वाला भाग हो गया, या तनी का वह भाग जो उसके ही जैसा समान रूप का, अपने समान रूप का यदि स्वस्थ पौधे को जन्म देता है तो वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। ठीक है, तकनीकी दृष्टि से पुष्प के परिपक्व बीजाणु को ही बीज कहते हैं। यानी कि यदि तकनीकी तरीके से देखें तो पुष्प के जो परिपक्व बीजाणु होते हैं, जब हम पुष्प में देखते हैं तो बीच में बीजाणु उपस्थित होते हैं जो कि अंडाशय में होते हैं, तो उस बीजाणु को ही क्या कहते हैं, बीज कहा जाता है, जिसमें बीज में सूक्ष्म भ्रूण और भ्रूणपोष सुरक्षात्मक होते हैं। ठीक है, साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जीवित भ्रूण वाला दाना ही बीज है जो बुआई के काम आता है। यानी कि ऐसा जो बीज कह सकते हैं या भ्रूण कह सकते हैं, जो दाना होता है, भ्रूण वाला दाना होता है, उसको बीज कहते हैं और वो हमारे क्या काम आता है, बुआई के काम आता है, तो उसे बीज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है उत्तम बीज के गुण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड क्वालिटी सीड। इसमें देखिए यहाँ से 3 से 4 नंबर का प्रश्न आता है। वह किस्म जो स्थानीय किस्म के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती हो, विभिन्न प्रकार की जलवायु व मिट्टी के प्रति अनुकूल हो तथा निश्चित समय पर परिपक्व अवस्था में पहुंचती हो, उन्नत किस्म कहलाती हैं या फिर उन्नत बीज कहलाती हैं। ठीक है, यानी कि एक किस्म हो गई जो स्थानीय किस्म के मुकाबले हमें 10 से 15% अधिक उपज दे रही है और वो किसी भी जलवायु, यानी कि विभिन्न प्रकार की जलवायु में और विभिन्न प्रकार की मिट्टी में अनुकूल हो और निश्चित समय पर हमें क्या हो, परिपक्व अवस्था में पहुंचती हो, वो क्या कहलाती है, उन्नत किस्म कहलाती है। ठीक है, उन्नत किस्म के बीज में निम्न गुण होने चाहिए। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है गुण में वो है आनुवंशिक शुद्धता, जेनेटिक प्योरिटी। उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी आनुवंशिक शुद्धता है। अतः शुद्ध व प्रमाणित बीज में अपनी किस्म के अनुरूप आकार, प्रकार, रंग, रूप एवं वजन के सभी लक्षण पाए जाने चाहिए। ये हमें पॉइंट कहना चाह रहा है कि यदि हम एक उत्तम बीज की देखें तो बात करें तो
उसमें सबसे पहला लक्षण जो होना चाहिए वो होना चाहिए उसकी आनुवंशिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता, और वो जो बीज हैं वो शुद्ध और प्रमाणित बीज में अपनी किस्म के अनुरूप आकार में अच्छा होना चाहिए, प्रकार में अच्छा होना चाहिए, उसका रंग रूप अच्छा होना चाहिए और वजन के सभी लक्षण उसमें पाए जाने चाहिए। तो वो क्या है, एक अच्छा और उत्तम बीज होता है। ठीक है, बीज आकार व रंग में एक समान व चमकीले होने चाहिए। आकार में एक समान, रंग में एक समान, और कैसे होने चाहिए, चमकीले होने चाहिए। अब बात आती है, दूसरा पॉइंट है गुण का, वो है भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्योरिटी। उत्तम बीज भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए, उसमें अन्य फसलों, किस्मों तथा खरपतवार के बीजों की मिलावट नहीं होनी चाहिए। बीज में कंकड़ पत्थर, मिट्टी, कूड़ा कचरा, फसल के अवशेष, भूसा आदि भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या नहीं होना चाहिए, एक तो अन्य किसी फसल के बीज नहीं होने चाहिए, खरपतवार के बीजों की मिलावट नहीं होनी चाहिए, बीजों में कंकड़ पत्थर, मिट्टी, कूड़ा कचरा, भूसा या कि फिर किसी फसल के अवशेष, ये सभी नहीं होने चाहिए। तो ये क्या है, एक भौतिक शुद्धता है, फिजिकल प्योरिटी कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब किसी बीज में खरपतवार या कंकड़ पत्थर या किसी फसल के अवशेष या कोई भूसा हो गया या फिर कचरा हो गया, उसके मिलावट से क्या होता है कि मिलावट होने से खेत में वांछित फसल व किस्म के पौधों की संख्या घट जाती है। यानी कि वांछित फसल जो होती है और किस्म के पौधे जो होते हैं उनकी संख्या घट जाती है। वहाँ पर क्या हो जाता है, खरपतवारों के पौधे फसल से प्रतियोगिता करते हैं, जिससे उपज कम प्राप्ति होती है और उत्पादन होता है उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि जो हम किस्म उगा रहे हैं वो उसकी जो पौधों की संख्या होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन वहीं पर खरपतवारों के बीजों की संख्या और उसके पौधों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो खरपतवार के पौधे होते हैं वो फसल के पौधों से क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं कि कौन अच्छा अपने आप में प्रोडक्शन दे सकता है, उपज दे सकता है, या फिर किसकी वृद्धि अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार से यदि हमारी जो किस्म होगी उसकी उपज कम होगी और उसकी उत्पादन की गुणवत्ता जो होगी वो घट जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है नंबर 3 गुण, जो कि है बीज ओज, सीड विगर। बीज ओज से तात्पर्य है बीज की उम्र, आकृतिक तथा क्रियात्मक स्वास्थ्य से है, जिसमें तीव्रता से समान अंकुरण व पौधों का विकास होता है। बीज ओज में क्या क्या होता है कि एक तो बीज की उम्र होती है, उसकी आकृति होती है, उसकी क्रियात्मक स्वास्थ्यता कितनी है जिससे उसमें तीव्रता से समान अंकुरण हो सके, पौधों का विकास होता है। और उत्तम बीज में पर्याप्त ओज होता है जिससे पौधों की बढ़वार तेज गति से होती है, और बीज ओज अच्छा नहीं होने पर पौधों की बढ़वार धीमी गति से होती है। ठीक है, जिससे फसल की उपज व गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, समझ हो गए होंगे सीड विगर किसे कहते हैं या क्या होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब है नंबर 4 उच्च अंकुरण क्षमता, हाई जर्मिनेबिलिटी। ठीक है, हाई जर्मिनेशन एबिलिटी या जर्मिनेबिलिटी। ठीक है, तो उत्तम बीज में उच्च अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी अंकुरण क्षमता कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। अंकुरण क्षमता का खेत में उगे पौधों की संख्या एवं फसल की उपज से सीधा संबंध है। बीज की सही मात्रा उसकी अंकुरण प्रतिशत के आधार पर तय होती है। यानी कि यदि हम बीज की सही मात्रा को ज्ञात करना चाहें तो उसकी अंकुरण प्रतिशत के आधार पर उसकी तय होती है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है जो आपकी बुक में दे रखा है, उसको लिख लेना। ठीक है, और उसको याद कर लेना, वो क्वेश्चन में आपको आएगा और उस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इसलिए अंकुरण क्षमता की जानकारी करके ही बीजों की बुआई करनी चाहिए, जिससे खेत में वांछित संख्या में पौधे मिल सके। यानी कि हमें एक अच्छी संख्या में जो हम फसल के बीज का प्रयोग कर रहे हैं उत्पादन के लिए, वो उसकी पौधों की संख्या क्या हो, अच्छी हो। अब आता है नमी की मात्रा, मॉइस्चर कंटेंट। उत्तम बीजों में निर्धारित मात्रा से अधिक नमी होनी चाहिए। यानी कि जो उत्तम बीज होता है उसमें निर्धारित मात्रा से यदि अधिक नमी है, वो अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं पहले गलत बोल दिया, तो निर्धारित मात्रा से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि अधिक आर्द्रता होने के कारण बीजों में कवक या कीटों आदि का प्रकोप हो जाता है। यदि मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा
और आर्द्रता अधिक रहेगी, मॉइस्चर और आर्द्रता एक ही बात है, तो मॉइस्चर या आर्द्रता अधिक होगी तो उसमें कवक या कीटों का प्रकोप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे अंकुरण क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है तथा बीज ओज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अनाज के बीजों के भंडारण के समय नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। जब हम बीजों का भंडारण कर रहे हैं तो हमें नमी की मात्रा सबसे पहले ध्यान रखनी चाहिए, तो नमी की मात्रा हमेशा 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो गुण है वो है रोग मुक्तता, फ्री फ्रॉम डिजीज। चलिए, रोग मुक्तता में क्या होता है कि बीज निरोग, रोगाणु एवं कीट व्याधि प्रकोप रहित होने चाहिए, यानी कि बीज में किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, उसमें कीट व्याधियों का प्रकोप नहीं होना चाहिए, वो कीट व्याधि प्रकोप रहित होने चाहिए। रोग एवं कीटग्रस्त बीजों की अंकुरण क्षमता क्या होती है, कम होती है। कई रोगों के विषाणु जीवाणु बीजों के साथ लगे होते हैं, जिससे अंकुरण होते ही पौधे रोग ग्रसित हो जाते हैं, कीट ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए उत्तम बीज सभी प्रकार के रोगों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, अगला जो है वो है नंबर 7, परिपक्वता, मैच्योरिटी। उत्तम बीज पूर्ण रूप से परिपक्व, साफ तथा सुडौल आकार का होना चाहिए, यानी कि उसका आकार जो है अच्छी तरह से बड़ा होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण रूप से परिपक्व बीज चमकीला होता है, साफ एवं भरा हुआ होता है, जबकि अपरिपक्व बीज कैसे होते हैं, सिकुड़े हुए, छोटे और बदरंग होते हैं, यानी कि उनका रंग गंदा होता है। हम समझ सकते हैं कि एक अच्छा रंग नहीं हो सकता है। अपरिपक्व बीजों में अंकुरण कम होता है तथा पौधे प्रारंभ से ही छोटे तथा कमजोर रह जाते हैं। उनमें जलवायु तथा मृदा की प्रतिकूल दशाओं, खरपतवार, कीट तथा रोगों से संघर्ष करने की क्षमता कम होती है। अतः अच्छी प्रकार से परिपक्व, साफ, गुद्देदार तथा सुडौल आकार का बीज ही बोना चाहिए। ठीक है, यह था परिपक्वता, मैच्योरिटी। अब आता है वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू। अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता का मान 75% से कम नहीं होना चाहिए। यह अच्छे बीज का महत्वपूर्ण क्या है, एक गुण है। ठीक है, हमेशा यदि अच्छे बीज का जब मान निकालते हैं तो लगभग 75% होना चाहिए, 75% होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इसका सूत्र आता है वास्तविक उपयोगिता का मान बराबर अंकुरण प्रतिशत इंटू शुद्धता प्रतिशत बटे 100। ठीक है, अगला है बीज की जीवन क्षमता, सीड लॉन्गिविटी। बीज की जीवन क्षमता में क्या होता है कि उत्तम बीज में जीवित भ्रूण होना चाहिए। उत्तम बीज में कैसा होना चाहिए, जीवित भ्रूण होना चाहिए। जीवित भ्रूण से तात्पर्य क्या है कि भ्रूण इस प्रकार से होना चाहिए जैसे हमने बीज को मिट्टी में बोते ही उसमें कुछ समय बाद में जैसे जैसे उसकी वृद्धि विकास होना चाहिए, शुरू होना चाहिए, ताकि उससे एक पौधा बन सके। ठीक है, तो जीवित भ्रूण होना चाहिए जिससे अंकुरण क्षमता क्या होती है, अच्छी होती है। बीज में उपस्थित भ्रूण विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है, जो उसकी जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। बीज के कट जाने, गल जाने, रोग के प्रभाव या भंडारण के दोषों के कारण भ्रूण की जीवन क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो सकती है। अतः बीज को बोने से पहले प्रयोग द्वारा उसकी जीवन क्षमता ज्ञात करना लाभदायक रहता है। यदि हमें बीज को बोना है तो उससे पहले हमें उसकी जीवन क्षमता क्या है उसको ज्ञात करना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हो जाता है बीजोत्पादन, सीड प्रोडक्शन, यानी कि हमें बीज का उत्पादन किस प्रकार से करना है। वैज्ञानिकों द्वारा उन्नत किस्मों का उत्पादन एवं विकास निरंतर किया जा रहा है। प्रारंभिक अवस्था में विकसित उन्नत बीज की मात्रा अत्यंत सीमित होती है, अतः यह आवश्यक है कि निर्धारित मापदंडों की पालना करते हुए इन बीजों का गुणन किया जाना चाहिए ताकि आवश्यकतानुसार उन्नत किस्मों के बीज सभी किसानों को समय पर उपलब्ध हो सके। ये एक आपके लिए सामान्य जानकारी है। ठीक है, सीड बीजोत्पादन कैसे करना है और किस प्रकार से अभी फिलहाल में मौजूदा में हो रहा है। उन्नत बीजों का गुणन प्रायः राजकीय फार्म यानी कि गवर्नमेंट जो फार्म होते हैं, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है बड़ी बड़ी, कृषि फार्म प्रगतिशील कृषकों के खेतों पर प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत में किया जाता है। किसी भी फसल के उत्तम बीज प्रयोगशाला से किसानों तक निम्नलिखित उन्नत बीजों की 4 श्रेणियां यानी कि बीजों के 4 प्रकार हैं में उत्पादित होकर पहुंचता है। इनका वितरण
और विवरण निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, 4 प्रकार के बीज होते हैं, एक एक करके इनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहला जो बीज आता है वो आता है मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड। आप वहाँ पर या तो मूल केंद्रक बीज भी लिखा हुआ आ सकता है या न्यूक्लियस सीड भी लिखा हुआ आता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर दूसरे में प्रजनक बीज भी लिखा हुआ आ सकता है, ब्रीडर सीड भी लिखा हुआ आ सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन बड़े ही मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे विद्यार्थी होते हैं उनके कंफ्यूजन ये चीज़ तो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हिंदी के साथ साथ में हमेशा इंग्लिश का भी थोड़ा थोड़ा प्रयोग करते जाना चाहिए, ताकि आप जब बीएससी करोगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंग्लिश का ही प्रयोग होता है, तो आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत किस्मों के बीजों की वह प्रारंभिक अवस्थाएं या फिर मात्राएं जो संबंधित पादप प्रजनक के पास होती हैं। यह बीज 100% शुद्ध होता है। इनका उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है। अब देखिए, मूल केंद्रक बीज किसी उन्नत बीजों की वह प्रारंभिक अवस्थाएं या मात्राएं जो संबंधित पादप प्रजनक के पास होती हैं। पादप प्रजनक क्या होता है? पादप प्रजनक वह होता है जिससे हम बीज को तैयार कर रहे हैं, हम किसी सीड का उत्पादन कर रहे हैं। और जो न्यूक्लियस सीड या मूल केंद्रक बीज जो होता है वो 100% शुद्ध होता है। इनका उत्पादन पादप प्रजनक की देखरेख में किया जाता है, इसलिए ये जो सीड है मूल केंद्रक या न्यूक्लियस सीड ये शुद्ध होता है। ठीक है, दूसरा आता है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। अब देखिए, प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड क्या होता है? न्यूक्लियस सीड के गुणन के बाद जो बीज प्राप्त होता है वह ब्रीडर सीड कहलाता है। न्यूक्लियस सीड से जब हमने उसको खेतों में उगाया, उसका उत्पादन किया, उसके बाद में जो हमें उसके संकरण के द्वारा हमें जो नया बीज प्राप्त हुआ, गुणन का मतलब होता है संकरण, किसी अन्य किस्म के साथ में संकरण कर जो बीज हमें प्राप्त हुआ वो ब्रीडर सीड कहलाता है। ठीक है, तो आनुवंशिक एवं भौतिक दृष्टि से यह बीज भी 100% यानी कि 100% शुद्ध होता है तथा पादप प्रजनक की देखरेख में कृषि अनुसंधान केंद्रों पर उत्पन्न किया जाता है। इसके यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बीजों की थैली पर सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है और यह आधार बीज का स्रोत है। ठीक है, इसके थैले पर किस प्रकार का होता है? सुनहरे पीले रंग का टैग लगा रहता है, जहाँ पर इसकी किस्म क्या है, इसका उत्पादन कब किया गया, कितने हमें उपज मिली थी वहाँ से, और यदि उसका उत्पादन करोगे या फिर इसको खेतों में इसकी बुवाई करोगे तो आपको कितना उत्पादन मिलेगा, सब चीज़ें, इसकी क्या तारीख है वगैरह, पैकेजिंग, एक्सपायर डेट, सब कुछ वहाँ पर लिखा होता है उस पीले टैग पर। ठीक है, अब आता है नंबर 3 आधार बीज, फाउंडेशन सीड। इसको भी हिंदी में लिख देना, फाउंडेशन सीड। ठीक है, तो प्रजनक बीज से जो बीज पैदा किया जाता है उसे आधार बीज या फाउंडेशन सीड कहते हैं। आधार बीज का उत्पादन बीज प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। इसकी आनुवंशिक शुद्धता 98% 98% होती है और इस प्रकार के बीजों की थैली पर सफ़ेद रंग का टैग लगा रहता है। यह प्रमाणित बीज का क्या है? एक स्रोत है। ठीक है, अब पहले हमने बात की कि जो हमारा प्रजनक बीज था, ठीक है, ब्रीडर सीड, उससे आधार बीज बना। अब आधार बीज से ही प्रमाणित बीज बनेगा, सर्टिफिकेट सीड। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन क्या आता है? एक तो इसकी आनुवंशिक शुद्धता, ठीक है, इसको तैयार किस प्रकार से किया जाता है, ये किससे बनता है, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है इसकी थैली पर किस रंग का टैग लगा रहता है। तो हमने जो अभी ब्रीडर सीड में देखा तो उस पर पीले रंग का था और आधार बीज में सफ़ेद रंग का होता है और प्रमाणित बीज में नीले रंग का होता है। ठीक है, तो ये था आधार बीज। अब प्रमाणित बीज की बात करते हैं। अगला पॉइंट है प्रमाणित बीज, सर्टिफिकेट सीड। आधार बीज से प्रमाणित बीज का उत्पन्न किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। इसका उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में किया जाता है। प्रमाणीकरण संस्था कौन कौन सी होती है? एक तो गवर्नमेंट फार्म हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, या फिर जो कृषि में सबसे ज़्यादा जो किसान हैं वो अच्छा प्रोडक्शन दे रहे हैं उनके यहाँ पर, तो इस तरह से प्रमाणीकरण संस्था होती है, उनकी देखरेख में किया जाता है। और यह प्रमाण पत्र दिया जाता है कि इसकी आनुवंशिक शुद्धता, भौतिक शुद्धता, अंकुरण प्रतिशत, आर्द्रता मात्रा आदि प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के बीजों की थैली पर क्या होता है? नीले रंग का टैग लगा रहता है और यह किसानों को फसल उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? बेचा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं और हम अब टॉपिक चेंज करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक शुरू होता है, वो है बीज उत्पादन, यानी कि उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक क्या है। उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक क्या है। तो बीज उत्पादन कार्यक्रम एक प्रणाली है, क्या है, एक तरीका है, जिसके अंतर्गत तैयार किए गए आधार बीज का गुणन कृषकों द्वारा कृषकों के लिए किया जाता है। जो आधार बीज होते हैं उनका संकरण किया जाता है, कृषकों द्वारा किया जाता है और कृषकों किसानों के लिए किया जाता है, यानी कि कृषकों के लिए किया जाता है। अब देखिए, बीज उत्पादन प्रक्रिया एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसके द्वारा आनुवंशिक शुद्धता, उच्च अंकुरण क्षमता, रोग रहित व अधिक पैदावार की क्षमता वाले बीजों का उत्पादन किया जाता है। इसके लिए प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं के मापदंडों की पालना करनी होती है और प्रत्येक फसल के लिए भिन्न भिन्न पृथक्करण दूरी एवं बीज की न्यूनतम मापदंड निर्धारित किए हुए हैं, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है कि कृषकों को बीज उत्पादन कार्यक्रम में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उत्तम गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन हो सके। तो सबसे पहले जो बात है वो है बीज का चुनाव। बीज का चुनाव कैसे करना है, सबसे पहला पॉइंट है, तो बीज उत्पादन है तो प्रजनक या आधार या प्रमाणित बीज ही प्रयोग में लेना चाहिए। इसमें अन्य बीजों का मिश्रण नहीं होना चाहिए। बीज मान्यता प्राप्त बीज उत्पादक संस्थानों या विश्वविद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थानों से ही क्रय करना चाहिए, यानी कि खरीदना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बीज की किस्म कृषि जलवायु खंड में सिफारिशें की गई हो तथा उपयुक्त पैदावार देती हो। बीजों को बीज जनित रोगों से बचाव है तो फफूंदनाशी कीटनाशी से उपचारित करें और फिर बीजों के खाली कट्टे, टैग, लेबल, बिल इत्यादि को सुरक्षित रखें, जिससे प्रमाणीकरण संस्था द्वारा मांगने पर हम उनको वापस कट्टे या टैग या लेबल या बिल इनको जमा कर सकें। ठीक है। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है पृथक्करण दूरी व खेत का चयन। आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखने के लिए फसल की किन्हीं दो किस्मों के मध्य निश्चित दूरी बनाए रखना आवश्यक है। यह पृथक्करण दूरी कहलाता है। यदि हमें जेनेटिक प्यूरिटी को बनाए रखना है, आनुवंशिक शुद्धता को बनाए रखना है, तो कोई दो किस्म होगी, उसके मध्य में एक निश्चित दूरी को बनाए रखना चाहिए। इनकी जो निश्चित दूरी है वो आपकी बुक में दे रखी है। गेहूं में, सरसों में, सोयाबीन में अलग अलग प्रकार से पृथक्करण दूरी दे रखी है, उसको आप एक बार देख लेना। इसका तात्पर्य यह है कि जिस फसल का बीज उत्पादन कार्यक्रम, मतलब आप जिस फसल का बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके चारों ओर एक निर्धारित दूरी तक दूसरे खेतों में वह फसल नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका कारण भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ, क्योंकि इसमें पर परागण होने की समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है। जो पर परागण की क्रिया जो होती है उसमें रुकावट आती है और स्वपरागण और पर परागण होने में कठिनाई होती है और नहीं हो पाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है उन्नत शस्य क्रियाएं। बीज उत्पादन में सभी उन्नत शस्य क्रियाओं एवं कीट व रोग नियंत्रण की अनुमोदित, यानी कि कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। बुआई पूर्व सीड ड्रिल को अच्छी तरह से साफ कर लें, यानी कि जब हम सीड ड्रिल मशीन के द्वारा जब बुआई कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह से साफ करना है तथा यह निश्चित कर लें कि सीड ड्रिल में कोई अन्य बीज नहीं है, यानी कि हमें यह देखना है कि अन्य किसी किस्म का या अन्य किसी फसल का या फिर खरपतवार का बीज उसमें नहीं होना चाहिए सीड ड्रिल में। ठीक है। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। फसल की क्रांतिक अवस्था पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। फिर नंबर 4 पॉइंट है फसल में उचित समय पर निराई गुड़ाई अवश्य करें ताकि बीजों में खरपतवार के बीजों का मिश्रण न हो। समय समय पर खेतों का निरीक्षण करते हैं तथा अन्य किस्मों के पौधों व अन्य भिन्न पौधों को वानस्पतिक फूलों के रंग, फलियों के आकार आदि में भिन्नता के आधार पर उखाड़कर खेतों से बाहर फेंक देना चाहिए। यदि हमें किसी पौधे पर कोई अन्य भिन्न पौधा नजर आ रहा है, उसके फूलों का रंग, उसके फलियों का आकार कैसा है, खराब है, तो हमें उसे तुरंत उखाड़ करके खेत से बाहर फेंक देना है। फिर जो हम ये खेत से उखाड़ कर फेंकने की क्रिया जो करेंगे उस क्रिया को रोगिंग कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। ये क्रिया जो होती है वो रोगिंग कहलाती है। ठीक है। रोगिंग इस तरह से करनी चाहिए जिससे बीजों की गुणवत्ता और आनुवंशिक शुद्धता का स्तर निर्धारित मापदंडों से कम न हो और आवश्यकता अनुसार पौध संरक्षण करना है। फसल की उचित समय पर कटाई करनी चाहिए। ठीक है। अब आता है अगला नंबर 4 गहाई। गहाई के समय खलिहान को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। थ्रेशर की आरपीएम रेट ऑफ पावर मशीन जो होती है उसको निश्चित कर लेना है जिससे बीज टूटे नहीं। बीजों को नई बोरियों में ही भरना चाहिए।
बीजों को बढ़ने से पूर्व निर्धारित नमी तक बीजों को सुखा लेना चाहिए। ठीक है, अगला जो नंबर 5 तरीका है वो है विदायन क्रिया में विदायन व भंडारण। विदायन क्रिया में बीज को सुखाकर मशीनों द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। विदायन क्रिया में बीजों का आकार एवं वजन के अनुसार बीजों का चयन कर थैलियों से बढ़कर थैलियों पर प्रपत्र लगा दिए जाते हैं। उत्तम बीज की गुणवत्ता भंडारण पर निर्धारित होती है, अतः भंडारण अनुकूल परिस्थितियों में करना चाहिए और भंडारण गृह में हमें धूमीकरण करना चाहिए, फर्मिगेशन जिसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से नया टॉपिक शुरू होता है, बीज की सुषुप्तावस्था, डोर्मिनेंट पीरियड ऑफ सीड। तो बीज की सुषुप्तावस्था क्या क्या होती है, इसके प्रकार क्या हैं, तरीके क्या हैं, किस प्रकार की सब होती है, उसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो बीज की वह अवस्था जिसमें सक्रिय वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, यानी कि जो उसकी पौधे की सक्रिय वृद्धि होती है वो रुक जाती है, तो उस काल को, उस समय को क्या कहते हैं, बीज सुषुप्तावस्था कहते हैं। ठीक है, या फिर कहलाती हैं। अगला पॉइंट है सुषुप्त अवस्था में बीज संरचनात्मक, रासायनिक या कार्यकीय विशिष्टताओं के कारण अंकुरण नहीं हो पाता है। सुषुप्त अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सबसे पहला तरीका है प्राथमिक सुषुप्तावस्था, प्राइमरी डोर्मेंसी। प्राथमिक सुषुप्तावस्था में क्या होता है कि प्राथमिक सुषुप्तावस्था प्राकृतिक सुषुप्तावस्था कहलाती है। इसका संबंध कार्यकीय विकारों व रासायनिक विकारों से हैं। कुछ बीज शुष्क भार के आधार पर परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं और परंतु ये अंकुरित योग्य नहीं होते हैं। इसका प्रमुख कारण है ऑक्सीजन हार्मोन व भ्रूण का अल्प विकास, यानी कि भ्रूण का जब आधा विकास होता है और ऑक्सीजन हार्मोन की कमी होती है, तब इस प्रकार की जो डोर्मेंसी होती है, सुषुप्तावस्था, वो बनती है बीज में। दूसरा जो तरीका है वो है द्वितीयक सुषुप्तावस्था, सेकेंडरी डोर्मेंसी। इसे प्रेरित सुषुप्तावस्था भी कहते हैं, इंड्यूस डोर्मेंसी। सामान्यतः परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। बीज सामान्य परिस्थितियों में अंकुरित हो जाता है, अतः ये सुषुप्तावस्था अल्प अवधि की होती है। ठीक है, ये जो द्वितीयक सुषुप्तावस्था होती है इसकी अवधि बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन इसमें कुछ प्राकृतिक परिस्थितियों के अभाव के कारण बीज क्या होता है, अंकुरित नहीं हो पाता है। फिर आती है नंबर 3 बलकृत सुषुप्तावस्था। इसमें क्या होता है कि इस सुषुप्तावस्था में बाहरी कारक जैसे बीज का मृदा की अधिक गहराई में रहना, मृदा का भार, CO2 की अधिकता, प्रतिकूल तापक्रम तथा प्रकाश का पूर्ण अभाव, यानी कि प्रकाश का वहाँ पर उपस्थित नहीं होना, कई प्रकार के पादप हार्मोन व कुछ अंकुरण निरोधी पदार्थ बलकृत सुषुप्तावस्था को बढ़ाते हैं। इन्हें जर्मिनेट इनहिबिटर्स या अंकुरण प्रतिरोधी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक जो टॉपिक आता है वो है कि बीज की सुषुप्तावस्था को, डोर्मेंसी को भंग करने की विधियाँ। बीज की सुषुप्तावस्था को निम्न कृत्रिम उपचारों द्वारा खत्म किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है प्रकाश उपचार, यानी कि हमें सनलाइट में उसका उपचार करना है। दूसरा आता है ताप से उपचार, यानी कि हमें एक टेम्परेचर जिसमें उच्च ताप हो सकता है, ताप एकांतरण, शीतलन, इन 3 तरीकों द्वारा हमें क्या करना है, उपचार करना है। फिर आता है क्षय चिन्ह। क्षय चिन्ह का मतलब ये होता है कि हमें उसको भौतिक और रासायनिक रूप से तैयार करना है बीज को। ठीक है, ताकि उसकी डोर्मेंसी जो है वो टूट जाए, भंग हो जाए। फिर आता है पश्च परिपक्वन। पोस्ट मैच्योरेशन। फिर 5वां तरीका है बीज की सुषुप्तावस्था को कई रसायनों जैसे वृद्धि नियामक हार्मोन, जिसमें जिब्रेलिन, इथाइलिन और ऑक्सीजन का छिड़काव करके या फिर प्रयोग करके हम सुषुप्तावस्था को भंग कर सकते हैं। नाइट्रोजन व सल्फर युक्त यौगिकों का प्रयोग करके हम सुषुप्तावस्था को भंग कर सकते हैं। ये कुछ बीज की परिभाषा, बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तरीके, उत्तम बीज उत्पादन के तरीके, सुषुप्तावस्था, बीजों की परिभाषा और बीजों के प्रकार, ये सभी आज की इस क्लास में हमने पूरे टॉपिक को चैप्टर 1 यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट्स करना कि इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको चाहिए, तो फिर नहीं तो चैप्टर 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और चैप्टर 2 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर
अगली क्लास में देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, बने रहिए और